हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी पार्ट 2 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है कॉमन केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और केमिकल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजर के बारे में और न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लाजमी होते हैं, एसेंशियल होते हैं। फिर हम एंड में देखेंगे कि गुड फर्टिलाइजर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि हमारे पास केमिकल इंडस्ट्रीज की क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, कोई भी किसी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बेस करती है केमिकल इंडस्ट्री पे। यानी हम कह सकते हैं केमिकल इंडस्ट्री किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बैकबोन मानी जाती है। अगर किसी कंट्री की केमिकल इंडस्ट्री स्ट्रांग है, इंडस्ट्रियल लेवल स्ट्रांग है, उसमें प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है, तो मुल्क स्ट्रांग माना जाता है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग मानी जाती है। लेकिन ऐसा कंट्री जिसमें हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं है, प्रोडक्शन रेट लो है, तो उनकी इकोनॉमी भी इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान 1947 के अंदर जब बना उस वक्त इंडस्ट्रियल लेवल बहुत लो था। पाकिस्तान के शेयर में, हिस्से में बहुत कम इंडस्ट्रीज आई थी। यूं हम कह सकते हैं इंडस्ट्रीज ना होने के बराबर थी। तो उस वक्त इकोनॉमी बहुत ज़्यादा वीक थी। लेकिन अगर हम बात करें अब की कि लास्ट 55 ईयर्स के दौरान जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया गया गवर्नमेंट सेक्टर के ज़रिए, प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए। और आज अगर हम देखें पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ चुकी हैं हमारे पास। डोमेस्टिक यूज़ जो मटेरियल हैं उनकी प्रोडक्शन में हम यही अपने कंट्री में करते हैं। जैसे कौन कौन से, सपोज़ मैं चंद एग्जांपल देता हूँ। सोप है हमारे पास, साबुन वगैरह, डिटर्जेंट्स, ठीक है ना। ये जो केमिकल हैं हम लोग कहाँ बना रहे हैं? अपने कंट्री बना रहे हैं। तो इनकी इंडस्ट्रीज वेल डेवलप हो गई हैं। लेकिन अगर हम हैवी इंडस्ट्री की बात करें, जैसे आपके पास फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है, ये भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई है पाकिस्तान के अंदर। इन तमाम इंडस्ट्रीज की हमने बात नहीं करनी, हमने एक इंडस्ट्री की बात करनी है, वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री क्या होती है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जिसमें फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन हो, फर्टिलाइजर को बनाया जाए, दैट्स कॉल्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। अब हमें सबसे पहले आइडिया होना चाहिए कि फर्टिलाइजर क्या होता है। हम इसे डिफाइन करते हैं क्योंकि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं। अब फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमें फर्टिलाइजर का तो आइडिया पहले से होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले मैं फर्टिलाइजर को डिफाइन करता हूं कि फर्टिलाइजर क्या होता है। हाँ जी, फर्टिलाइजर द केमिकल substance which are which make up the deficiency of nutrients in soil, also required for growth of plants are known as fertilizer। मैंने कहा वो केमिकल सब्सटेंस जो ज़मीन के अंदर मौजूद, सॉइल के अंदर मौजूद न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को पूरा करते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ में मेन रोल प्ले करते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर। अगर हम इससे आसान अल्फाज में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द केमिकल substances which are used to increase the fertility of soil, increase the fertility of soil are known as fertilizer। मैंने क्या बताया कि वो केमिकल सब्सटेंस जो ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाते हैं। अब जब ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी तो क्रॉप्स प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और क्रॉप्स की यील्ड भी ज़्यादा होगी।
तो इन केमिकल सब्सटेंस को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर। मेरी बात समझ आइए। अब हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर जो है इसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा देख लेते हैं, यानी फर्टिलाइजर का इंट्रोडक्शन कब से है, कब से इसको यूज किया जा रहा है। वैसे तो बहुत सारी पुरानी टर्म है, पहले इसको फर्टिलाइजर का नाम नहीं दिया जाता था, पहले ऐसे मुख्तलिफ केमिकल मिक्स किए जाते हैं। अब इसकी थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं कि हिस्ट्री कब से है। देखिए हमारे पास हिस्ट्री मैं यहां लिख देता हूं, हिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर। अब देखें जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, ये सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री है, पहली इंडस्ट्री है जिससे इंसान वाकिफ था। मैंने कहा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सबसे फर्स्ट इंडस्ट्री है जिससे इंसान वाकिफ था, और तब से शुरू में ही तब से ही हम मुख्तलिफ केमिकल यूज करते थे, यानी इंसान मुख्तलिफ किस्म के केमिकल यूज करता था इस क्रॉप्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। लेकिन उस वक्त वो उन केमिकल को फर्टिलाइजर का नाम नहीं देता था। तो हम यूं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ये बहुत ओल्ड टर्म है और इससे इंसान बहुत पहले से वाकिफ था, और जब से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से वाकिफ था तब से ही वो कुछ ना कुछ केमिकल यूज करता आ रहा है, और उन केमिकल को आज हम नाम देते हैं फर्टिलाइजर। मिसाल लेते हैं, हम देखें हमारे पास अगर हम बात करें सिंस 5000 BC, बिफोर क्रिश्चियंस, जो चाइनीज थे, वो मेन्योर्स यूज करते थे एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते थे। अब मेन्योर्स क्या होता है, पहले इसे समझ लें कि मेन्योर्स क्या होता है ताकि आपको इजीली समझ आ सके। हाँ जी, दी ऑर्गेनिक मटीरियल used to fertile या used to increase भी लिख सकते हैं, fertile the land and consist of feces and urine of domestic livestock। हाँ जी, बेसिकली क्या होता है, मैंने कहा जो मेन्योर्स होता है ये फेसेस और यूराइन पे मुश्तमिल होता है। किसके यूराइन पे? लाइफ स्टॉक के, डोमेस्टिक लाइफ स्टॉक पे। जैसे आमतौर पे मैं कॉमनली आपको कह सकता हूँ कि हमारे पास जैसे हम जानवर पालते हैं, एनिमल वगैरह का गोबर होता है, वो इसे मेन्योर्स कहते थे, और वो इसी चीज़ को एज ए फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। ये कब करते थे? ये बहुत पहले की बात है। कहाँ, कब से बात है हमारे पास? बिफोर क्रिश्चियन। कब बिफोर क्रिश्चियन? 5000 ईयर। क्लियर हो गया, समझ आ गई मेरी बात। दैट्स अर्ली हिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास फर्टिलाइजर, हम फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि जमीन के अंदर हम जमीन की जरखेजी क्यों बढ़ाना चाह रहे हैं, आखिर उसकी जरखेजी या उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज क्यों करना चाह रहे हैं, वो पहले से खुद से इंक्रीज क्यों नहीं हो रही, या वो डिक्रीज क्यों हो रही है। हमें रीजन पता होनी चाहिए कि वाई वो यूज फर्टिलाइजर। अब मैं इसकी रीजन बताता हूं आप लोगों को। Why we use fertilizer? Why we used fertilizer? हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो, सबसे पहली बात, जब हम बार बार हम लोग ये क्रॉप्स प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप्स प्रोडक्शन के बार बार करने से, रिपीट करने से, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो नीड भी बढ़ रही है, ज़रूरत भी बढ़ रही है। जब नीड बढ़ रही है हमारे पास, इस नीड को पूरा करने के लिए हम लोग क्रॉप्स प्रोडक्शन का रेट ज़्यादा करना चाहते हैं। रेट ज़्यादा करने के लिए तो हम बार बार फसल भी उगाते हैं उसमें, यानी कि इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। जब बार बार फसलें उगाते हैं तो ज़मीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लाजमी होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उनकी कमी हो जाती है। और उनकी कमी को पूरा करने के लिए जो हम केमिकल इस्तेमाल करते हैं वो कहलाते हैं फर्टिलाइजर। दैट्स वाई वो यूज फर्टिलाइजर। मेरी बात समझ आ गई? अब नेक्स्ट देखें हमारे पास न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स देखते हैं हमारे पास, न्यूट्रिएंट्स विच आर
necessary for plant growth are provided by fertilizer। क्या बताया मैंने कहा जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट की ग्रोथ के लिए लाजमी होते हैं हम वो किसके जरिए प्रोवाइड करते हैं? फर्टिलाइजर के जरिए। अगर उनकी कमी हो जाए, समझ आ गई मेरी बात? अब सवाल ये पैदा होता है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कितनी किस्म के हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली दो टाइप्स के हैं, मैं लिख देता हूं जी, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सबसे पहले हमारे पास है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरी हमारे पास मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब मैं इनको डिफाइन कर देता हूं, बल्कि कंपेयर की फॉर्म में लिख देता हूं। पेपर में ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आया होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनको कंपेयर कर देता हूं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को। द न्यूट्रिएंट्स which are required in small quantity। वो न्यूट्रिएंट्स जो स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, तो उसे हम नाम देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। क्या बताया? वो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए स्मॉल अमाउंट में जरूरत हो उन्हें हम क्या नाम देते हैं? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कितना जरूरत होते हैं इसकी मिकदार देखें। इसकी जो मिकदार होती है वो होती है 6 ग्राम से लेकर 200 ग्राम पर एकड़। हम यूं कह सकते हैं कि द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 6 ग्राम टू 200 ग्राम पर एकड़ आर नाउन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये वेरी स्मॉल अमाउंट में जरूरत होते हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। देखें एग्जांपल आपके पास आयरन है, कॉपर है, जिंक है, ईटीसी। ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो वेरी स्मॉल अमाउंट में जरूरत होते हैं, इन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब हमारे पास आ जाता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? हाँ जी, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा मिकदार में जरूरत होते हैं फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट की ग्रोथ के लिए, उन्हें हम नाम देते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मेरी बात समझ आ गई? अब हमारे पास हम एग्जांपल लेते हैं कि कितनी मिकदार में जरूरत होते हैं। हम इसकी क्वांटिटी देख लेते हैं। ये जरूरत होते हैं 5 kg टू 200 kg पर एकड़। तो हम इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड फ्रॉम 5 kg टू 200 kg पर एकड़ फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। हम इसकी लास्ट में एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एग्जांपल कौन कौन सी हैं। जैसे हमारे पास देखें, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटाशियम है, कैल्शियम है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई मेरी बात? अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये पैदा होता है, क्या सारे कंपाउंड जिसके अंदर ये न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, मैक्रो या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, हम उसे फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं? क्वेश्चन का आंसर ये है नो, हम सारे कंपाउंड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? उसकी रीजन ये है, हम स्पेसिफिक कंपाउंड को इस्तेमाल करते हैं और स्पेसिफिक कंपाउंड में हर कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उसे हम यूज कर सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम उसे फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? ये मैं जरा यहां एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें इसमें कंपाउंड यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। ऐसे कंपाउंड जो फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होते हैं,
उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सबसे पहले इट शुड कंटेन वाटर, इट शुड कंटेन न्यूट्रिएंट्स इन वाटर सोल्यूबल फॉर्म, यानी इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों, इस कंपाउंड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हों, ये वाटर सोल्यूबल फॉर्म में हों, यानी पानी में हल हो सकते हों, तब उस कंपाउंड को हम यूज करते हैं एज ए फर्टिलाइजर। नेक्स्ट, इट शुड कंटेन न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल टू प्लांट्स, हम उस कंपाउंड को फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं वो सॉइल की कंपोजिशन का हिस्सा ना हो, बल्कि वो न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों जो प्लांट्स को अवेलेबल हों और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए लाजमी हों। ये दो वो रीजन हैं जो हम देखते होते हैं बिफोर यूज ऑफ एनी कंपाउंड एज ए फर्टिलाइजर। क्लियर हो गया? समझ आ गई? हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि आखिरी पॉइंट है इसका, वो ये है कि फर्टिलाइजर की क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, गुड फर्टिलाइजर की क्वालिटीज। पेपर में ऑलमोस्ट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आया होता है। हाँ जी, क्वालिटीज ऑफ गुड फर्टिलाइजर। गुड फर्टिलाइजर की क्वालिटीज, सबसे पहली बात तो यह है इट शुड बी चीप, ये सस्ता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सस्ता होना चाहिए, महंगा ना हो, एक्सपेंसिव ना हो। अगर महंगा होगा तो फिर क्या करेंगे आप? उससे पहली बात है खरीद नहीं सकेंगे, और दूसरी बात यह है कि उसे आप यूज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा अमाउंट चाहिए होगी और वो प्रोडक्शन रेट पे इफेक्ट करेगी, यानी आपका जो खर्च है वो आपकी जो अचीवमेंट है, जो प्रोडक्ट है, उससे ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसको सबसे पहली कैरेक्टर यही है कि उसे सस्ता होना चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड बी डिजॉल्व्ड इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व किया जा सकता हो, वाटर में डिजॉल्व हो। नेक्स्ट, इट शुड नेवर चेंज दी पीएच ऑफ सॉइल, ये सॉइल की पीएच चेंज ना करे। हाँ जी, सबसे बेस्ट क्वालिटी। अब देखो बाज़ औक़ात कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनको हम यूज करते हैं लेकिन वो जमीन की पीएच चेंज कर देते हैं। अब पीएच चेंज होने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक तो न्यू क्रॉप्स प्रोडक्शन नहीं होती, दूसरी बात जो क्रॉप्स पहले से हमने ग्रो कराए होते हैं वो भी जल जाते हैं, वो भी डैमेज हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाते हैं। क्यों खत्म हो जाते हैं? क्योंकि पीएच चेंज हो गई है। इसलिए हम वो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करेंगे जो पीएच चेंज ना करता हो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखें, 4 क्वालिटी, इट शुड नॉट बी इंजurious टू प्लांट्स, ये प्लांट्स के लिए नुकसानदेह ना हो। 5th कैरेक्टर, इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल टू प्लांट्स, जो न्यूट्रिएंट्स इसके प्लांट को अवेलेबल भी हों। ऐसा ना हो कि हम लोग फर्टिलाइजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हों और वो सॉइल के अंदर जमा होते जा रहे हों, प्लांट उसको यूज भी ना कर रहा हो, ये प्लांट्स को वो अवेलेबल ही ना हो। ठीक है? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटी, इट शुड नॉट बी डील्यूकिसेंट। क्या मतलब इस बात का? इस बात का मतलब यह है कि ये जो फर्टिलाइजर है जिसे हम यूज कर रहे हैं, ये पानी के साथ मिलकर कोई ऐसा हार्ड मटेरियल ना बनाए जो स्टोन लाइक बन जाए और फिर वो पौधों के इस्तेमाल में ना लाया जा सके। क्लियर हो गया? ये हमारा आज का टॉपिक था, और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के जो फर्दर टॉपिक हैं, यानी फर्टिलाइज़र की कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं या कौन कौन से और फर्दर हम प्रिपेयर करते हैं या हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।